हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ाम चैम्पियन चैनल पे। तो आज हम इस चैनल पे GS2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं BPSC मेंस में। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना आंसर शीट जो है वो इसके नीचे अटैच कर दिया है और मैं वही अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें ताकि हम इसमें डिस्कस कर सकें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने GS1 का वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते पेपर के। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है, आप में से जो चाहें वो इसे पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो आपको BPSC में इस तरीके की शीट मिलती है जहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर लिखना होता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 से शुरू किया है, तो आइए हम एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और हम इस आंसर में भी डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो है वो इसमें पूछा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम क्यों नहीं इक्वेट कर सकते। तो आप चाहें तो क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं कि मैंने क्या लिखा था। तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं मैंने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताया है कि ये पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें है। और आप चाहें तो पॉलिटी में आपको जिस भी चैप्टर में आर्टिकल्स आपको याद आ रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में, आप उसका पूरा यूज़ करें। आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, इन सब से आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। और वैसे ही मैंने एक यूज़ किया था पार्ट 5, और फिर मैंने एक डायग्राम बना के ये बता दिया है, एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के, कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या आता है। लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आता है। आप इस तरीके के चार्ट्स का यूज़ करेंगे तो आप कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बात है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप ये अंडरलाइन किया कीजिए हेडिंग को एटलीस्ट, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने सारे पॉइंट्स एड्रेस कर दिए हैं। इन पार्लियामेंट्स के पास क्या क्या पावर होते हैं ये भी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। मनी बिल है, उसके बाद स्पीकर के बारे में मैंने लिख दिया है, उसके बाद पार्लियामेंट डिस्कशन के बारे में लिखा है मैंने, एमरजेंसी का टाइम का लिखा है। और उसमें एक और पार्ट था कि इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो भी देखिए मैंने एक टेबल बना के लिखा है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था मैंने एग्ज़ाम टाइम में, जिसमें ये पूछा गया है कि आजकल के समय में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ आ रही है, तो उसके लिए रीज़न्स क्या क्या है ये पूछा गया है। और ये बताना है कि क्या वो नेशनल यूनिटी और रीजनल एस्पिरेशंस को सही से सेटिस्फाई कर पा रही है। रीजंस देना है आपको आपके आंसर्स का। जिन्हें हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से दिया है कि पीपल्स राइट एक्ट 1951 जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि उनके पास पावर्स हैं। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन के जो एक पार्ट पूछा गया था कि क्यों है इमरजेंस, इसके कॉजेज़, मैंने सीधा वही लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैंने उन सबको अंडरलाइन कर दिया है कि रीजनल इश्यूज़ आजकल हाईलाइट हो रहे हैं। कास्ट आ गया है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। उसके बाद आइडियोलॉजी में डाइवर्जेंस। और जहाँ जहाँ आपको एग्जाम्पल्स या डाटा पता हो उसे ज़रूर लिखें, वो भी आपके जो आंसर्स हैं उन्हें इन्हांस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है। उसके बाद मुझे इसमें भी एग्जाम्पल याद आ रहा था, मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख दिया है। और उसमें जो सेकंड पार्ट था कि रीजनल जो पार्टीज़ हैं वो रीजनल एस्पिरेशंस को किस तरीके से कैटर करती है और नेशनल यूनिटी को, तो मैंने उस पार्ट को भी यहाँ एड्रेस कर दिया है। और देखिए मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं मैंने सबको अंडरलाइन किया है। आप कंक्लूजन, मेरे पास यहाँ स्पेस बहुत कम थी तो मैंने इस तरीके से लिखा है। आपके पास स्पेस हो तो आप बहुत अच्छे से कंक्लूजन लिख सकते हैं और फैला के लिखिए ताकि अच्छे से दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 4, इसे पढ़ लेते हैं। तो ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन है और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन है। आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में भी इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है।
तो और हमें इसमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो है वो इकट्ठा करते रहिए, एक अलग से कॉपी या पेज में लिख के, ताकि आप उसे एग्ज़ाम टाइम पे जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकें और इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। आइए इसका आंसर देखते हैं कि मैंने कैसे लिखा था। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख दिया है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आर्टिकल आपको याद है तो आप उसका ज़रूर यूज़ करें। और फिर मैंने ये भी आर्टिकल 13 के बारे में भी लिख दिया है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, आपने पढ़ा ही होगा। और फिर मैंने ये लिख दिया है जुडिशियल रिव्यू के फ़ीचर्स क्या होते हैं। जितने आपको पॉइंट याद आए आप उन्हें लिख दीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है, और इसमें मैंने अमेरिका के बारे में बताया है कि अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जजेस का भी नाम लिख दिया है। ऐसे ही आप कुछ कुछ नाम जो है वो याद कर सकते हैं, जो ताकि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। उसके बाद फिर मैंने ये भी लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो उनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी जो है उसको मेंटेन करती है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैंने उसके डीमेरिट्स भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो गया है। आइए हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन 2 है और मैंने इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जो बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। इसे कंपेयर करना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, और आप ये देख ही सकते हैं कि ये बैकवर्डनेस के बारे में पूछ रहा है और हमें उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन भी ले रहा है। तो अगर आपने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपके पास ये सजेशंस जो हैं आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि सजेशंस जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमें मिलते रहते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो बिहार के बिहार से शुरू किया है, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि बिहार एक एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, जहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैंने कुछ यहाँ पे डाटा भी दे दिया है कि 1.2% है नेशनल जीडीपी का बिहार कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल जीडीपी में 1.2%। और फिर मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रही थी जो मुझे आया नहीं था उस समय, मुझे डाटा ये सब रिकॉल नहीं हो रहे थे, तो आप इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा सा कट मार्क देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे जाके एग्ज़ाम देते हैं उन्हें सब कुछ आता होगा, ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल नहीं हो पाती है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और हमें ऐसा भी लगता है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ काटेंगे, कुछ अच्छे से नहीं लिखेंगे तो उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे देखिए एक आंसर मैंने आपको दिखा दिया है जहाँ पे मैंने खुद काटा था। तो ये देखिए, उसके बाद ये आंसर ये रहा। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये लिख दिया है मैंने, नेचुरल कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़। और ये आंसर मुझे उस समय उतने अच्छे से नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको इसमें इतना ज़्यादा हौच पौच दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको सारे आंसर्स नहीं आते होंगे, लेकिन आपको उस आंसर में जितना पार्ट आता है उसे आप ज़रूर लिखें। और ये मैप जो है अगर आपको आ रहा है तो आप इसे ज़रूर बना दें। जैसे मैंने यहाँ पे मैप बना दिया और ये बता दिया है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड हैं। उसके बाद उसमें उन्होंने पूछा था इनिशिएटिव्स के बारे में या फिर सजेशंस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है और फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमें ये पूछ रहा है कि मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जो बिहार में है उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद हमें 2 सेलेक्ट करके और उन्हें ये दिखाना है कि वो कहाँ लोकेटेड है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जिन्हें हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक बैकग्राउंड से शुरू किया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि जो बिहार से जो झारखंड है वो सेपरेट हुआ था और मेजर जो नेचुरल रिसोर्सेज वाले पॉकेट्स हैं वो झारखंड में चले गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये लिख दिया है कि मेजर रिसोर्सेज जो है वो जो बिहार में मिलते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। और आप इस तरीके से जो है एक जो फ्लो चार्ट है वो ज़रूर बनाइए, इससे आप बहुत सारी बातें बहुत ही कम शब्दों में कह देंगे। और मैंने इसको बना दिया है एक शॉर्ट में, उसके बाद मैंने इसी चीज़ को नीचे एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। और जहाँ पर आपको मिले अच्छे से डायग्राम बनाने का मौका, वो तो आप छोड़िए ही मत, वो तो आप बना ही दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, मैंने यहाँ पे बिहार का
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होता है वो लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद इसमें मैंने मेजर मिनरल्स जो है वो बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख के। तो इसमें मैंने डायग्राम का बहुत यूज़ किया है, आप भी ऐसे ही डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एरिया भी बता दिया है कि मेजर रिसोर्स रिच एरिया कौन सा है, तो वेस्टर्न बिहार, साउथ बिहार। और फिर मैंने लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दिया है जो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए, इसमें ये पूछा गया है नीति आयोग के ऊपर, जो हेल्थ एंड टैक्स नीति आयोग जारी करती है, उसमें बिहार की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो हमें उसके लिए फैक्टर्स बताने हैं और स्टेप्स बताने हैं कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकें। और जो हिंदी में चाहिए वो ये रहा। आइए देखते हैं इसका आंसर मैंने कैसे लिखा था। तो इस आंसर में मैंने पहले ये इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद मैंने सीधा कॉजेस लिखा है और इसे अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉजेस ही पूछा था। तो ये देखिए, मुझे जितने सारे कॉजेस उस समय याद आए थे मैंने वो सारे लिख दिए। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया था कि पूछा था हमसे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इनिशिएटिव्स भी लिख दिए जो बिहार गवर्नमेंट ने लिए थे, और मैंने वे फॉरवर्ड जिसे कहते हैं वो भी लिखा है, ताकि मैं एग्जामिनर को बता सकूं कि इस डायरेक्शन में और भी हम कुछ कर सकते हैं। और इतना करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया है, और इस तरीके से जो कोट्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप याद किया कीजिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने एक लिख दिया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इस टाइप्स की जो पंच लाइन होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 2 कवर कर लिया है। अब चलिए करते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, और ये हमें ये जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। इसका मतलब है कि हमें इस स्टेटमेंट के को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी देने होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही आम टॉपिक है, आप लोगों को इस बारे में बहुत सारा पता होगा। आइए देखते हैं मैंने इसको पेपर में कैसे लिखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मैंने एक बैकग्राउंड से शुरू किया है जहाँ पर मैंने एंशियंट टाइम से ह्यूमन का इवॉल्विंग हिस्ट्री लिखा है थोड़ा सा, और फिर ये भी लिखा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कितने सारे हार्मफुल कंडीशंस हमने क्रिएट किए हैं। तो ये देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़। कि मेरा आंसर जो है एक बैलेंस्ड है। और उसके बाद फिर मैंने एक कंक्लूजन लिखा है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हम इससे बहुत सारे डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं और ह्यूमन बींग्स का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 12। इसे पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जिसमें ये पूछा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी के पास ह्यूज पोटेंशियल है। तो हमें इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देके इसे जस्टिफाई करना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसे किसने इन्वेंट किया था, रिचर्ड फेहमैन ने। उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच। और फिर मैंने मेजर यूजेस एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया ताकि एग्जामिनर सीधा देख सके कि मैं ये सारे डायमेंशंस को कवर कर रही हूँ। फिर इन्हीं डायमेंशंस में मैंने एग्जांपल्स के साथ इन्हें एलोबरेट कर दिया है। आप जो है इसी तरीके से हेडिंग्स को अंडरलाइन करते चलें ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने कहाँ लिखा है। ये देखिए, मैंने सारा आंसर जो है वो कवर कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने ये भी लिख दिया है कि सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, अभी इसके कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हैं। तो ये देखिए, मैंने चैलेंजेस भी लिख के जितने पॉइंट्स मुझे आ रहे थे मैंने कवर कर दिया है। और फिर मैंने ये भी लिखा है, क्योंकि हम एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो हमसे एक सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप एक वे फॉरवर्ड लिख के या सजेशन हेडिंग डाल के कुछ अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं जो ऑथेंटिक सजेशंस हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। ये मैंने सजेशन लिख दिए जितने मुझे याद आए थे, और ये मैंने एक कंक्लूजन में एक पॉइंट लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।